धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे। पहले आपको पता ही अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, क्योंकि एक लंबे समय से वो मांग करते आ रहे थे। तो इन दोनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं अजीज कुरैशी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और उत्तर प्रदेश में जब एफआईआर दर्ज होती है तो देशद्रोह जैसी धारा लगना तो शायद लाजमी हो जाता है। तो इन पर भी देशद्रोह जैसी धारा लगा दी गई है। इसके अलावा 2 धाराएं इन पर और लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि 2 संप्रदायों के बीच, 2 धर्मों के लोगों के बीच इन्होंने वैमनस्य यानी कि नफरत फैलाने की कोशिश की है। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, कैसे इसको देखा और समझा जा सकता है, एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि कहा गया है एफआईआर दर्ज कराते हुए कि साहब इन्होंने आदित्यनाथ योगी को लेकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। तो क्या वाकई में उन्होंने आदित्यनाथ योगी को लेकर उस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है जिस तरीके की धारा उन पे लगा दी गई है? वो भी जो है देखने की इस खबर में कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये भी देखने की कोशिश करेंगे क्या आजकल एक फैशन बन गया है या एक चलन बन गया है, जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं उनके खिलाफ बड़ी बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए जाएं, ताकि ... क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग सोचिएगा। लेकिन मैं खबर को 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं एफआईआर को लेकर। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला है, आप इसे कह सकते हैं आजम खां वाला रामपुर। पहले नवाबों का रामपुर कहलाता था, लेकिन आज यही कहना ज़्यादा बेहतर होगा। सिविल लाइन यहाँ का एक थाना है, उसमें एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके अजीज कुरैशी आजम खां के घर पहुंचे। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने जो बयान दिया, वो बयान बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही भड़काऊ बयान है। और उस बयान के आधार पर उनके खिलाफ 153A आईपीसी, 153B आईपीसी यानी कि 2 संप्रदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की कोशिश करना, 505 और इसके अलावा 124A, जिसे आप देशद्रोह कह सकते हैं, राजद्रोह कह सकते हैं, इंग्लिश में बात करें तो सेडिशन की धारा कह सकते हैं। ये तमाम धाराएं लगाई गई है। ये एफआईआर भाजपा के नेता, वही नेता जिनका नाम आकाश सक्सेना उर्फ हनी है, जिन्होंने तमाम मुकदमे जो हैं आजम खां के खिलाफ दर्ज कराए, वही तहरीर लेके पहुंच जाते हैं, पुलिस वालों को बताते हैं जी उस टाइम देखो आपने धोखाधड़ी की धारा नहीं लगाई थी जी, 120B भी लगना इसमें, साजिश वाली धारा भी लगनी इसमें, अब मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं, ये धारा भी लगा दो। पुलिस वाले ऐसे हैं कि वो कहते हैं अच्छा महाराज आपने दिया है, हम लगा देते हैं। वैसे पुलिस का इस तरफ यही रह गया है, इससे ज़्यादा पुलिस वालों को समझ कानून की रही नहीं है। उनके आका जो हुक्मरान कह देते हैं वही वो करने लग जाते हैं। तो आकाश सक्सेना उर्फ हनी की जबानी कैसे हुई है ये एफआईआर, पूरी कहानी सुन लीजिए। देखिए, कल उत्तर प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल हैं अजीज कुरैशी भी रामपुर आए थे और आजम खान के घर न जाने क्यों वहां कल काफी देर बैठे थे। वहां से आने के बाद जिस तरीके की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पर अभद्र टिप्पणी की, उससे ये लगता है कि अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके की किसी भी साजिश को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जिस तरीके की टिप्पणी है वो निहायत ही घटिया बात उन्होंने बोली है। तो मैंने इस मामले में तहरीर सिविल लाइन्स थाने में तहरीर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। अच्छा, क्या धारा है उस पर लगी है, कौन सी धारा संबंधित इसमें धाराएं हैं? 153 है, 505 है, 124 है। इसी की धाराओं के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज किया गया। सुन लिया आपने। लास्ट में जाके आपने अगर सुना होगा, उनका कहना है कि यूपी को तालिबान बनाने की एक साजिश है जिसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो वो इस बयान को, जो बयान है वो क्या बयान है आगे आपके सामने रखूंगा, उसको बता रहे हैं कि उसके ज़रिए यहाँ पे तालिबान जैसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन एक अहम बात यह है कि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम को लेकर इन्होंने बयान दिया। अब खबर के दूसरे हिस्से में चलते हैं। क्या कहा है आखिर अजीज कुरैशी ने, ये बात आपको जाननी चाहिए। हम बगैर कट के पूरा बयान जो हमारे पास आया है, वहाँ के हमने स्थानीय पत्रकार से उस बयान को कलेक्ट किया है, जो तमाम उस मौके पर मौजूद थे। आप तस्वीरें देखिए कैसे वो आए हैं, कैसे वो जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि जिन पत्रकार महोदय से हमने तमाम चीज़ें कलेक्ट की हैं, वो उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को, उनके आने को शूट किया है। तो इसमें जब उनसे
बाइट भी ली जाती है, पूछा भी जाता है। तो उन्होंने बताया मैं तो भाभी से मिलने आया था, कोरोना चल रहा था, निकल नहीं पाता 1.5 साल से, अब भाभी के पास आया हूँ, बच्चों को देखने आया हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपके जैसे खातिन, आपके जैसी औरतें होनी चाहिए, और आज जो आप कर रही हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उनकी हौसला अफजाई की कि आपके साथ हम भी हैं, आपके साथ अल्लाह भी है, तमाम चीज़ें कही। और आगे जाके आखिर में उन्होंने कहा कि ये शैतान की इंसान की लड़ाई है, ये शैतान की और इंसान की लड़ाई है। और आगे वो कहते हैं उसी में जिसे विवादित बताया जा रहा है, राक्षसों, शैतानों, खून पीने वाले दरिंदे एक तरफ हैं और एक तरफ इंसान हैं। आप सुनिएगा और बताइएगा कि कहाँ पे आदित्यनाथ योगी का या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है। अपनी भाभी को पास आया था, बधियों के पास आया था, 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला मैं। कोरोना की वजह से मोबाइल में कैद था, पहली बार एक बार घर से बाहर आया हूँ। तो आया हूँ मतलब ये कि जो जुल्म, जो जाति, जो टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट इस गवर्नमेंट ने किया है साथ आजम भाई के, तो उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बयान आते रहते हैं, प्रेस में कह चुका हूँ। तो इसलिए अपनी भाभी की और बच्चों की खरीद दरियाफ्त करने आया था, मतलब कहने आया था उनसे हिम्मत रखिए आप, लोग साथ हैं आपके, अल्लाह साथ है आपके, मतलब ये इंशाल्लाह पता आप ही की होगी। और ये गवर्नमेंट को शर्म शायद आए चुल्लू पर पानी मिले डूबने के लिए इनको अपने के, तो शायद इंसाफ कर सकें शायद लोग। मुलाकात हुई तो क्या भाभी के तो अपने आदाब पेश करने आया था। भाभी है मेरी, मतलब उनको तो अपनी जो अपनी रिस्पेक्ट्स, अपनी आदाब और उनको हिम्मत देने की आया था कि अल्लाह मियाँ आप जैसी ख़वातीन को हिंदुस्तान में और पैदा करें, आप जैसे लोगों को आगे, ताकि आप मुकाबला कर सकें और ज़िंदा रह सकें और लोगों को ज़िंदा रख सकें। मतलब आजम भाई की रिहाई के बारे में क्या कहेंगे? तो दुआ कर सकते हैं अभी, मतलब क्या जहाँ सरकार लगी पीछे हो, जहाँ कोर्ट तक मजबूर कर दिए जाएँ, मतलब आगे एक के बाद एक मुकदमे कायम किए जाएँ, जो छोड़ा जाए तो फिर पीछे गवर्नमेंट लग जाए दोबारा रिवाइव कराने के लिए उसको आगे। ये शैतान की और इंसान लड़ाई है, मतलब राक्षसों की, राक्षस, शैतान, खून पीने वाले दरिंदे, ये तो एक तरफ वो हैं, एक तरफ इंसान है, मतलब उनकी लड़ाई है। जो उसमें होना है वो हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। बयान को दोबारा से खुद सुन लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं वो मैं आपके सामने उठाना चाहता हूँ। जिन्हों ये कह रहे हैं कि खून पीने वाले दरिंदे शैतान बता रहे हैं, जिनको ये राक्षस बता रहे हैं, तो ये जो है आखिर किसको बता रहे हैं? ये आकाश सक्सेना को कैसे पता चल गया कि उत्तर प्रदेश के सीएम के बारे में कह रहे हैं? हो सकता है यहाँ के एसपी के बारे में कह रहे हो सकता है यहाँ के डीएम के बारे में कह रहे हो सकता है जितनी जाँच एजेंसियों में लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ कह रहे हो। तो ये इन्होंने कैसे मान लिया? इसके बाद एक सवाल ये बताइएगा कि अभी जब बंगाल का चुनाव चल रहा था तो आपने देखा होगा गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी राक्षसी है। इसके अलावा कई सारे नेताओं ने न जाने क्या क्या कहा। कौन से नेता के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया राक्षस कहने पर? अभी ये जो वो कर रहे हैं आंदोलन किसान, इनके बारे में न जाने क्या क्या कहा गया। खुद प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर उनको आंदोलन जीवी तक कह दिया। और इसके अलावा आए दिन उनके बारे में किस किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक जो अभी नई नवेली मंत्री बनी है मीनाक्षी लेखी, उनको तो मवाली बता दिया था। तो ये जो भाषा है, इतनी सी भाषा बोलने पर उसको देशद्रोह कैसे मान लिया गया? और हम मान लेते हैं कि चलिए आदित्यनाथ योगी को लेके ही कहा या सरकार को लेके ही कहा, तो सरकार को लेके कहना देशद्रोह कैसे हो गया? दो संप्रदाय के बीच का मामला कैसे हो गया? और दो संप्रदाय के बीच ही मामला आ कैसे गया? लेकिन भैया हमारे हाथ में कलम है, हम लिख सकते हैं मुकदमा। एक सवाल यहाँ ये भी है कि एक शख्स जो पूर्व राज्यपाल हो उसके खिलाफ क्या ऐसे मुकदमा लिख दिया जाता है? कोई प्रोटोकॉल, कोई नियम कानून कुछ तो होता होगा। लेकिन यहाँ एक और चीज़ की तरफ इशारा मैं आपका नज़र आपकी डलवाना चाहता हूँ, आपका जो है ध्यान एक चीज़ की ओर ले जाना चाहता हूँ कि ये वही अजीज़ कुरैशी हैं जिनके राज्यपाल रहते हुए आज़म खां द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को मान्यता दी गई थी। तो ये तो काफ़ी समय से इस पहले निशाने पे थे। ये अलग बात है कि रामपुर आ गए, रामपुरा के इन्होंने ऐसा बयान दे दिया, मौका नहीं मिल रहा था क्यों, वरना मध्य प्रदेश में रहते भी इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता। आप जानते हैं वर्तमान समय में भोपाल में रह रहे हैं, यानी कि काफ़ी दिनों से बचे हुए थे, निशाने पे थे, आखिरकार इन पे भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या ये गलत है ये सवाल उठाना? अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ
आपको नहीं लगता कि चुन चुन के कुछ बड़े चेहरों को जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है, या वाकई में उनके बयान जो हैं इस तरीके के हैं कि उनके खिलाफ इतनी सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएं? देखिए तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। संभल से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, इनके पास मीडिया वाला खुद गया, इन्होंने कोई बयान नहीं दिया, जाके मुंह में उंगली डाल के पूछ रहा हाँ जी बताओ जी बताओ जी बताओ जी, इन्होंने कुछ बता दिया, बस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। और मुकदमा दर्ज करते हुए जो धारा लिखी गई वो उसमें जो जिक्र किया गया तहरीर में वो वही लगाई गई देशद्रोह की। उसमें कहा गया क्योंकि भारत सरकार ने तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इस पूरे मामले को लेकर हमने एसपी को फोन लगा दिया संभल के को, हाँ भाई बता दे भाई एसपी साहब तुझे कहाँ से जानकारी मिल गई, कहाँ से पढ़ के आया, कौन सी जगह पर स्कूल खुला हुआ है? तो एसपी ने तो फ़ोन उठाया ना, पीआरओ ने फ़ोन उठाया, उनके जी बस साहब ने तो जो कहा वही बयान है जी उनका। आज तक तमाम विपक्ष डिमांड कर रहा है कि मोदी सरकार तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित करे, लेकिन वो कह रहे हम तो ना करते। लेकिन एसपी ने एफआईआर दर्ज कर ली और बाद में अपना बयान भी दिया। तो क्या सोचे समझे तरीके से सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया, फिर भी तालिबान को लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है शफीकुर रहमान बर्क पर। अब ये दूसरा चेहरा देखिए, मुनव्वर राना अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। भाई एक उम्र का तकाजा भी, हम कहते हैं चलिए जा के माइक उनके सामने लगा देते हैं, सबको पता है जज्बाती आदमी, इमोशनल आदमी है, कुछ तो बोल ही देगा तो फिर हम हेडलाइन बनाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज होता है ना, तो उस चीज़ का भी लिहाज नहीं करते हैं। चलो एक उम्र है, मान लीजिए अगर कोई बात बोल दी और उनके बोलने का अंदाज ऐसा है तो उसको पकड़ लेंगे, उन पे भी मुकदमा ठोक दिया। अब आ जाइए जावेद अख्तर की बात कर लेते हैं। जावेद अख्तर पर हालांकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। क्यों आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार है और शायद वो बीजेपी के दबाव में आके एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन उन्होंने जो हाल फिलहाल में अभी बयान दिया, आपने देखा ही होगा, उन्होंने कह दिया कि भैया आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले ये तो सीधा वैसे ही हैं जैसे तालिबान वाले। तो उसको लेके एक हंगामा मच गया, एक बवाल मच गया और उनके खिलाफ सड़क पे उतर के हंगामा किया जा रहा है, उनके घर के बाहर जाके प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ सवाल यही है कि जो बड़े चेहरों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये संयोग है या वाकई में कोई प्रयोग किया जा रहा है? और उस प्रयोग की ये पटकथाएं हैं जो छोटी छोटी सी आपके सामने फिलहाल आ रही हैं। बड़ा कुछ होना अभी शायद बाकी है या बड़ा होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इन बड़े बड़े चेहरों को ही पहले टारगेट कर लिया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।